जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमने देखा कि आरएनडब्ल्यू का एक एजेंट आईएसआई के 2 एजेंट को क्वादर पोर्ट पर मार देता है और वो एजेंट मरते हुए कहता है कि आईएसआई तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आरएनडब्ल्यू का मिस्टर नोबडी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आईएसआई मुझे ढूंढे। तो ये मिशन क्या है? क्यों आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स आईएसआई के एजेंट्स को मार रहे थे, वो भी पाकिस्तान में घुस कर? कौन है मिस्टर नोबडी? क्या है पूरा मिशन? देखेंगे इन कहानियों के जरिए। जय हिंद। ये कहानी है आरएनएडब्ल्यू के एक एजेंट की, मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ स्पाई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? ये कहानी कुछ सत्य घटनाओं से प्रेरित है। चैप्टर 1 बिगिनिंग, चैप्टर 1 पार्ट 1 इन द ब्लड। सुबह के 5 बजे एनडीए एकेडमी, पुणे, खड़कवासला। एक कैडेट आकर जोर से आवाज देता है और सबको जगाता है। प्रताप अपनी आंखें मलते हुए जागता है और टेबल पर रखी हनुमान जी की तस्वीर को नमस्कार कर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश हो कराने के बाद वो चाय के लिए लाइन में खड़ा होता है और अपनी चाय लेकर प्रिपेयर होने लगता है फिजिकल कंडीशनिंग के लिए। एनडीए में सारे कैडेट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना होता है। प्रताप भी उसी का हिस्सा है और वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। सुबह 6 बजे ग्राउंड पर एक्सरसाइज और फिजिकल कंडीशन के लिए सारे कैडेट्स को प्रेजेंट रहना होता है। 8 बजे तक सारी ड्रिल होने के बाद 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है और इतनी मेहनत करने के बाद कोई भी कैडेट 8:30 बजे का ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता। 9 बजे ब्रेकफास्ट के बाद एकेडमिक क्लास के लिए जाना होता है, जिसमें 6 पीरियड्स होते हैं। 1 बजे तक एकेडमिक क्लास चलती है और 1:30 बजे लंच का वक्त होता है। 1:45 से लेकर 3 बजे तक पीटी, 3 से लेकर 6 तक गेम्स खेल सकते हैं। 6:30 से 8 बजे तक स्टडी और क्लीनिंग, 8:30 बजे डिनर और 9 से 10 बजे फिर एक ड्रिल और पीटी और 10 बजे लाइट आउट। ये स्ट्रिक्ट रूटीन हर कैडेट को फॉलो ही करना होता है। एनडीए में नियम काफ़ी सख्त है। प्रताप के दादाजी और पिताजी दोनों भी आर्मी में थे। प्रताप के दादा पैरा में थे और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी लड़ चुके थे। उन्हें कई शौर्य पदक भी मिले हैं। प्रताप के पिताजी को भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। प्रताप भी अभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता कि एक बार आर्मी में भर्ती हो जाऊं, फिर बस। मेरे तो रग रग में ही इंडियन आर्मी है, मेरा तो खून ही फौजी है। प्रताप हमेशा अपने दोस्तों को लीड करता था। उसकी लीडरशिप स्किल एनडीए में ही डेवलप हुई थी। फिर चाहे वो क्रिकेट में हो या फिर कौन सा पीरियड बंक करना है, इसके बारे में प्रताप हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता और उसके दोस्त भी उसका साथ देते रहते थे। प्रताप सुपर तेजी था और ग्लैडिएटर स्क्वाड्रन में भी था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, रात 12 बजे एक गांव में 2 पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उस गांव में घुसती है। गांव में एक छोटा मकान है जिसके पास आकर वो गाड़ियां रुक जाती है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान उस घर को घेर कर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। 4 जवान उतरकर उस घर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से एक के हाथ में फोटो है। पाकिस्तानी आर्मी के वो 4 जवान जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है
जो दिखने में पाकिस्तानी है और बलूचिस्तान का रहने वाला है। उन 4 जवानों में से एक जवान जिसके हाथ में फ़ोटो है, वो उस फोटो की ओर देखता है, उस आदमी की ओर देखता है और उसकी ओर देख रहे अपने 3 जवान साथियों को हाँ में गर्दन हिलाकर इशारा करता है। वो चारों उस आदमी को घर से बाहर खींच लेते हैं और उसे घसीटते हुए कार में बिठा देते हैं। उसकी बीवी, जिसकी नींद अभी सिर्फ आधी ही खुली है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इन्होंने क्या किया है, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें। उसके बच्चे भी उसकी बीवी का आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं और अपने माँ के साथ बाहर दौड़ पड़ते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के वो 2 गाड़ियाँ तुरंत ही उस गांव से बाहर निकलने लगती है। उस आदमी की बीवी भागते भागते उन गाड़ियों का पीछा करती है और जोर जोर से चिल्लाती रहती है और रो रो कर पूछती है कि उन्होंने क्या किया है, कहाँ ले जा रहे हो उन्हें, छोड़ दो। और एक जगह पर रुक जाती है। उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उसके आंचल को पकड़कर रोने लगते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि कौन है ये लोग, अब्बू को कहाँ ले जा रहे हैं, और जोर जोर से रोने लगते हैं। ये शोर शराबा सुनकर आसपास के घर में सभी लोग बाहर आने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। कुछ औरतें उसके पास जाकर उसे शांत करती है। बाकी के लोग यहाँ वहाँ तुरंत कॉल करने लगते हैं। 2 बलूचिस्तानी आदमी आपस में बात करते हैं। भाईजान, ये तो रोज का ही हो गया है। ये पाकिस्तानी आर्मी वाले कभी भी यहाँ घुसकर किसी को भी उठा कर ले जाते हैं। कभी मर्दों को उठा ले जाते हैं तो कभी औरतों को, और फिर वो लोग कभी वापस नहीं आते और बताते भी नहीं कि उनको कहाँ छोड़ा है। कई दफ़ा हमने कितने केसेस किए और हर बार जवाब यही आता है कि हमने उन्हें गांव के कोने पर छोड़ दिया था और वहाँ से वो लोग कहाँ गए हमें नहीं पता। ये हर बार का ही है। ना जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया है, ना जाने कितने बहू बेटियों की इज्जत लूटी है और ना ही कितने मर्दों का कत्ल किया है इन पाकिस्तानी आर्मी वालों ने। ये पाकिस्तानी आर्मी वालों की जुल्म की तो हद ही हो गई है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाईजान, काश कि इनकी जुल्मों से तुमसे हमें हिंदुस्तान आज़ाद कर दे। हमें कोई आज़ादी दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही है। जिस तरह से उन्होंने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दी थी वेस्ट पाकिस्तान से, उसका बांग्लादेश बनाकर, उसी तरह काश वो हमें भी आज़ाद कर दे इन पाकिस्तानियों से। और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। पाकिस्तान में उसी रात 12 बजे इस्लामाबाद एक बुर्का पहनी औरत बहुत तेज़ी से दौड़ रही होती है और जाकर एक घर का दरवाज़ा बजाती है। वो घर डॉक्टर अंसारी का है। अंसारी जी की बीवी दरवाज़ा खोलती है। वो औरत उनकी बीवी से पूछती है, क्या अंसारी साहब है? डॉक्टर अंसारी साहब से मुझे बात करनी है, और रोती है। उनकी बीवी पूछती है, क्या हुआ, मुझे बताओ। वो बुर्का पहनी औरत रो रो कर उनसे कहती है, मेरे शोहर को खून की उल्टियाँ हो रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने डॉक्टर साहब से 2 दिन पहले गोलियां ली थी, पर अब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। आप हमारे घर के नज़दीक हो, इसलिए मैं तुरंत दौड़ी दौड़ी यहाँ आई। खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर की बीवी उस औरत से कहती है, रुको, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, और जाकर डॉक्टर को उठाती है। डॉक्टर साहब उठते हैं और जल्दी से अपना चश्मा पहनकर दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वह औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। डॉक्टर साहब उस औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? वह औरत कहती है, जी मेरा नाम सलमा है। कहाँ रहती हो तुम? डॉक्टर ने पूछा। सलमा ने एक गली की ओर, अंधेरी गली की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, जी मैं उस गली के आखिरी छोर पर रहती हूँ, वहाँ मेरा घर है। आप खुदा के वास्ते जल्दी चलिए, मेरे शोहर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है।
और अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी निकालकर डॉक्टर के हाथ में रख देती है। इसे अपनी फी समझकर रख लीजिए, पर खुदा के वास्ते जल्दी चलिए। डॉक्टर उस अंगूठी को वापस कर कर कहते हैं, फी का हम बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारे शोहर को देखते हैं। डॉक्टर साहब की पत्नी उनकी बैग उनको ला कर देती है और डॉक्टर उस औरत से कहते हैं, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वो औरत तेज़ी से घूमकर तेज चलने लगती है। डॉक्टर साहब उसी के साथ पीछे पीछे तेज चलने लगते हैं। उस अंधेरी गली के आखिर में जाते हुए वो औरत थोड़ा धीमे हो जाती है। डॉक्टर साहब की उम्र के कारण डॉक्टर साहब इतना तेज नहीं दौड़ सकते थे, तो डॉक्टर हाँफने लगते हैं। उस गली के आखिरी छोर पर पहुंचकर वो औरत कहीं गायब हो जाती है। डॉक्टर साहब इधर उधर देखते हैं तो डॉक्टर साहब के पीछे से 3 लोग आकर उन्हें बेहोशी की दवाई सुंघाते हैं। डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं और वो उन्हें लेकर एक कार में बिठा देते हैं। वो 3 आदमी डॉक्टर के चेहरे पर मास्क चढ़ा देते हैं और वो गाड़ी तेजी से बलूचिस्तान की ओर निकल जाती है।